हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज के अपने जीएस के सेशन को। और हम हिस्ट्री में कर रहे थे। हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 तक किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई थी। और उसके बाद हम हेड करेंगे यानी कि आगे बढ़ेंगे और रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, जिसमें कि बंगाल का विभाजन कैसे हुआ। और उसके बाद अल्टीमेटली जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें स्प्लिट हो गया था। स्प्लिट मतलब ये दो भागों में विभाजित हो गई थी, जैसे सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा जो भी क्वेश्चन वाला एरिया है कि उस एरिया में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उस एरिया पर हमारा फोकस रहेगा। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मोर्ले मिंटे रिफॉर्म के बारे में। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो सबसे पहले इसमें जो आपको हेडिंग डालनी है वो हेडिंग आज की क्लास की होगी फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC formation of Indian National Congress। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, इस रिवोल्ट ने ये तो जाहिर कर दिया था कि इंडियंस यानी कि भारतीय जो लोग हैं वो अब इस ब्रिटिशर्स की इस पोजीशन में नहीं रह सकते हैं। और उस रिवोल्ट ने, हालांकि वो रिवोल्ट असफल रहा, लेकिन असफल होने के बावजूद भी इसने ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी जड़ें हिला दी थी। और इसी के कारण जो ब्रिटिश क्राउन है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया था भारत में। और अबॉलिश करने के बाद ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहां की जो क्वीन है, उन्होंने खुद जो इंडिया की कमान है वो अपने हाथों में ले ली थी। यानी कि अब इंडिया उनकी कॉलोनी ऑफिशियली घोषित हो चुका था। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे हमारे यहाँ पर कुछ पॉलिसीज बनाने स्टार्ट कर दी थी, कुछ चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें कि जो है सोशल मूवमेंट्स भी आए हैं, जिसमें कि आप पढ़ेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, और आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तत्व बोधिनी समाज की स्थापना हुई थी। इस तरह के जो समाज सुधार के जो मूवमेंट है वो देखते हुए भी इन्होंने बहुत सारे चेंजेस हमारी कंट्री में किए। और उसको देखते हुए जो हमारा जो उस समय का प्रेजेंट का सिनारियो था, वहां पर जो लोग थे उनकी जो थिंकिंग थी वो यही थी कि ये लोग एलियंस हैं, यानी कि ये विदेशी हैं और इनको कोई हक नहीं है हमारे जो पर्सनल मैटर्स हैं, हमारे जो रिलीजियस मैटर्स हैं, यानी कि हमारे जो सोशल जो हमारी प्रैक्टिसेस है उसमें इंटरफेयर करने का। और अब इसमें ये देखा जा रहा था कि इंडियंस को ये हर चीज में बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं भी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं था। कहीं भी अगर हम बात करें, लेट से पहले आर्मी की बात कर लेते हैं, तो आर्मी में वहां पर सिर्फ सबसे बड़ी रैंक जो होती थी सूबेदार टाइप की, वो रैंक के नीचे जो है वो रहते थे इंडियंस, और उसके ऊपर नहीं जाते थे। कभी भी कॉलोनल, मेजर और जनरल की जो रैंक है वो भारतीयों को नहीं दी जाती थी। फिर आर्मी से अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस में भी यही सिस्टम था कि एक सूबेदार की रैंक होती है, उस तक ही पुलिस में इंडियंस अलाउ थे। उसके ऊपर जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी या डीजे जो भी होते थे, मजिस्ट्रेट तक होते थे, वो सब ब्रिटिश होते थे। इंडियंस को वहां पर अपॉइंट किया ही नहीं जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशली,
तो सोशली बहुत सारी जो चीजें थी, बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी जिसमें कि इन्होंने अपना इंटरवेंशन करने की कोशिश भी की, जैसे कि सती प्रथा को 1829 में बैन कर दिया गया था। तो ये जो है एक डायरेक्ट इंटरवेंशन मानी गई हमारे रिलीजियस अफेयर्स में। इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। सोशली अगर देखा जाए, एजुकेशनली अगर देखा जाए तो कुछ भी इंडियंस के लिए फेवर में नहीं था। इन्होंने एक वुड डिस्पैच नाम से एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें कि इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की, और ये वही सब्जेक्ट्स, वही चीजें यहाँ पर पढ़ाते थे जिनको इनको जिसमें बेनिफिट मिलता था। यानी कि बेसिकली अपने ही फायदे के लिए अगर इन्होंने कुछ सुधार किए हैं तो वो खुद अपने फायदे के लिए, अपने जो ब्रिटिश राज है इनका, उसके फायदे के लिए किए गए थे। तो इसमें उस समय जो लोग थे, जो एमिनेंट, जो कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको ये नीड लगी कि हमारा भी इंटरवेंशन होना चाहिए। यानी कि हमारी कंट्री के लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसमें हमारा ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और उस समय फिर आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, और आईएनसी का जो फॉर्मेशन है उसमें आप डालेंगे कि सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। तो गठन कब हुआ था ये डेट याद रखनी है कि 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि इसे इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना की किसने थी वो भी आपको याद रखना है। तो इसमें स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। तो ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम का आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता है। और इसका जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। तो आपको याद रखना फॉर्मेशन की डेट, स्थापना कब हुई थी, स्थापना। संस्थापक कौन था, ए ओ ह्यूम। संस्थापक कौन था, ये ए ओ ह्यूम थे। और कहां पर हुआ था, स्थान की अगर हम बात करें कहां पर ये संपन्न हुआ था, तो ये बॉम्बे में हुआ था। तो आपको याद रखना है, पूछा भी जाता है कि इसका फर्स्ट सेशन कहां पर हुआ था, तो आपको याद रखना है कि वेरी फर्स्ट सेशन जो था वो भी बॉम्बे में ही हुआ था। और बॉम्बे में भी एक जगह का नाम है, उसे मैं आपको लिखवाई देती हूँ क्योंकि अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी इतना डीप में चले जाते हैं। तो ये था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो बॉम्बे में एक कॉलेज है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। बॉम्बे में ये कॉलेज है, मुंबई जो प्रेजेंट में है वहां पर ये कॉलेज था। और इस कॉलेज में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। इसमें कितने डेलीगेट्स थे, कितने मेंबर्स थे, तो इसमें टोटल 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने इसको वो किया था, कह सकते हैं कि अटेंड किया था। जो उपस्थित थे 72 डेलीगेट्स उपस्थित थे। और प्रेसाइडेड किसने किया था, यानी कि उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता जो है वो की थी व्योमेश चंद्र चैटर्जी। 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 और आईएनसी का हर साल दिसंबर में सेशन होता था, यानी कि ये एक वो रख दिया था कि इसका एवरी ईयर एक सेशन होना है, एवरी ईयर। और एवरी ईयर ये सेशन कब होता था, दिसंबर में। तो दिसंबर में ये सेशन होता था। और आईएनसी जो है ये एक मुख्य भूमिका निभाएगी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में।
और यही आईएनसी है जिसमें बहुत बड़े बड़े जो है नेता इसमें जुड़ेंगे, जैसे कि इसमें सबसे पहले हम महात्मा गांधी का नाम लेंगे, इसमें महात्मा गांधी ऐड होंगे। उसके बाद इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस भी आएंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस के साथ नहीं बनी थी, उनके मतभेद रहे और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। और इसी कांग्रेस से जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू भी इसी आईएनसी के मेंबर थे। तो ये जो आईएनसी है इसका फॉर्मेशन बेसिकली इसलिए किया था क्योंकि भारतीय जो है उनकी आवाज को काउंसिल्स में उठाने के लिए, यानी कि जो इन्होंने काउंसिल अपनी फॉर्म की थी, जो इनका अपना वर्क कल्चर था जिसमें ये लोग काम करते थे, इंडिया के लिए पॉलिसी बनाते थे, उसमें इंडियंस का भी इंटरवेंशन होना चाहिए, इंडियंस की भी अपनी आवाज होनी चाहिए। उसके लिए आईएनसी का फॉर्मेशन उस समय हुआ था। इसके जो नेता हैं उनको हम नरम दल और गरम दल में डिवाइड करते हैं, और या फिर मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट। तो सबसे पहले जो है इसमें हम मॉडरेट्स की बात करते हैं, जो मॉडरेट्स थे यानी कि नरम दल। तो नरम दल के नेता में सबसे पहले नाम आता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी तो हमने अध्यक्ष में भी लिख दिया है। और बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये बेसिकली कुछ मॉडरेट्स के नाम हैं, और इसमें और भी नाम आपको याद रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वही हम लिखने वाले हैं। और इसमें और भी कुछ नाम हैं, फिरोज शाह मेहता, आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और आनंद मोहन बोस, और गोपाल कृष्ण गोखले। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, और नेक्स्ट और लास्ट दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें हिंदी में भी आप यहाँ पे डाल लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो नरम दल के बारे में पहली बात कर लेते हैं कि ये वर्ड आखिर ऐसे क्यों पड़े हैं, नरम दल और गरम दल, या फिर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो बेसिकली मॉडरेट्स जो हैं ये बिलीव करते थे प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट में, यानी कि अगर गवर्नमेंट से हमें अपनी कोई बात मनवानी है, ब्रिटिशर्स से अपनी कोई बात मनवानी है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रेयर की करें, यानी कि प्रेयर इन फॉर्म ऑफ के उनसे उस बात को उनके सामने रखा जाना चाहिए, और उनके सामने रखने के बाद उनका जो रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से हमें कार्य करना है।
या वो नहीं माने तो हम उनसे निवेदन करेंगे, पिटिशन करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन देंगे और रिट्स लगाएंगे और बाकी जो चीजें हैं वो करेंगे, और उसके बाद में अगर वो नहीं माने तो प्रोटेस्ट करेंगे। तो बेसिकली नरम दल प्रीच करता था प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट में, और ये हिंसा में बिलीव नहीं रखते थे, यानी कि ये बिलीव नहीं रखते थे कि किसी को भी पर्टिकुलरली नुकसान पहुंचाकर हम ब्रिटिशर्स से अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। और ये बात आगे चल के महात्मा गांधी ने भी बहुत एम्फसाइज की थी। तो इस नरम दल के जो नेता थे उसमें आपको नाम याद रखना है दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। और इनका मानना था कि हम पिटीशन के थ्रू अपनी जो ज्यादा मांगे हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने रख सकते हैं और अपनी जो डिमांड्स हैं उनको मनवा सकते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इसके अगेंस्ट में थे और इसके टोटली विरुद्ध थे, और वो कहते थे कि नहीं, जो ब्रिटिशर्स हैं इनसे प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट की बजाय हमें डायरेक्टली एक स्ट्रगल करना होगा, एक रेवोल्यूशन करना होगा, और अगर उसमें हमें हिंसा का भी वो करना पड़े, प्रयोग करना पड़े, तो हम वो भी करेंगे। तो इसमें एक नरम दल था, नरम दल की बात हमने कर ली है। अब हम चलते हैं गरम दल की ओर। गरम दल के नेता कौन कौन से हैं? पूछ भी लिया जाता है कि नरम दल और गरम दल क्या है, या नरम दल और गरम दल के नेता कौन कौन है। गरम दल में आपको नाम याद रखना है लाल, शॉर्ट में लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल जो है इसमें आपको याद रखना है ये गरम दल के नेता थे, और इसमें और भी कुछ नाम याद रखने हैं गरम दल के नेता के हिसाब से आपको, दैट इज द लाल बाल पाल। लाल बाल पाल में आपको नाम याद रखना है सबसे पहले लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और इसमें एक और नाम जुड़ता है दैट इज अरबिंदो घोष का, अरबिंदो घोष। ये कहते थे कि प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट काम नहीं करेगा, हिंसा यूज की जाएगी, और अगर इन लोगों को जो जवाब देना है वो क्रांति से ही दिया जा सकता है, रेवोल्यूशन से ही दिया जा सकता है, और इसमें अगर हिंसा भी प्रयोग करनी पड़े तो हम करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये मासेस के लिए उस समय एक हाउस होल्ड नाम बन गया था। और ये जो गरम दल के नेता है बेसिकली इनका जो है मानना यही था कि डायरेक्ट एक स्ट्रगल होना चाहिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, रेदर देन के बैठकर प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट करें। तो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, और इनके तीन के नाम आपने याद रखने, लाल बाल पाल, तो आपको गरम दल के नेता के नाम कुछ याद हो जाएंगे। अब इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि आईएनसी की पहली महिला कौन थी जिन्होंने इसका वो किया था, अध्यक्षता की थी। तो पहली महिला जो थी जिन्होंने कांग्रेस का वो किया था, अध्यक्षता की थी कांग्रेस के सेशन की, उसमें आपको नाम याद रखना है कादम्बिनी गांगुली का। तो कादम्बिनी गांगुली जो है ये पहली महिला थी जिन्होंने 1890 में एड्रेस किया था कांग्रेस को। तो कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता में 1890 में प्रथम महिला
जिन्होंने कांग्रेस का संबोधन किया था। कांग्रेस का संबोधन किया था। तो प्रथम महिला जो रही हैं जिन्होंने कांग्रेस का संबोधन किया था कलकत्ता सेशन में 1890 में, उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये फेवरेट होते हैं कंपेटिटिव एग्जाम में कि आपसे बहुत डिटेल में पूछ लिया जाएगा कि कौन है कादम्बिनी गांगुली, या फिर कांग्रेस का पहला सेशन जो है उसका एड्रेस यानी कि संबोधन किस महिला ने किया था। तो कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में कलकत्ता के सेशन में किया था। अब कांग्रेस बन गई है, उसके बाद बहुत सारी चीजें आई, जैसे कि एक पर्सन था जिसका नाम था कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ये अपने आगे लॉर्ड लगाते थे। तो जो कर्जन था ये ब्रिटिश जो गवर्नर हमारे इंडिया में था ये था, और ये बंगाल का गवर्नर रहा है, और ये जाना जाता है अपनी रिएक्शनरी पॉलिसीज के लिए। ये बहुत सारे ऐसे एक्ट लेकर आया था जिसमें कि इसने बहुत रिएक्शनरी पॉलिसीज हमारे यहाँ पर ब्रिटिश जो भारतीय लोग हैं उनके खिलाफ में एक मुहिम चलाई, और इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्शनरी पॉलिसी इसकी मानी जाती है वो था बंगाल का विभाजन। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल का विभाजन जब हुआ तो उस समय कौन था वहां का गवर्नर बंगाल का। तो उसमें आपको नाम लिखना है लॉर्ड कर्जन का, यानी कि कर्जन जो था ये उस समय बंगाल का गवर्नर था। तो बेसिकली कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया, कांग्रेस ने वर्क स्टार्ट कर दिया है, और ये एक चीज लेकर के आए हैं कि हमको बंगाल का विभाजन करना है। अब जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल सिर्फ प्रेजेंट डे बंगाल नहीं है, ये बंगाल है जैसे कि अगर हम बात करते हैं इधर सिक्किम है, या इधर ये भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, अगर हम यहां से देखें तो मिजोरम, बांग्लादेश। तो ये जो बांग्लादेश है और बेसिकली यहाँ पर नेपाल आ जाता है, उस समय बांग्लादेश नहीं था, ये सब जुड़ा हुआ था। और बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल एक बहुत बड़ी प्रोविंसी थी। तो बंगाल की अगर हम बात करें तो जब उस समय अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो ये पूरा बंगाल था। इसमें हम यहाँ से कुछ नाम मिटा देते हैं ताकि ये थोड़ा आपको क्लियर रहे। So this is Bengal. सॉरी। तो बंगाल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट डे में ये बंगाल था, और इस बंगाल में जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है एक पूरी कंट्री ये भी था, बांग्लादेश, यहाँ असम, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया पूरा, और इसमें बिहार, झारखंड, प्रेजेंट डे में इनमें राज्य हैं झारखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये सब जो है उस समय बंगाल का पार्ट थे, और लॉर्ड कर्जन इस पॉलिसी को लेकर आया था कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, यानी कि बंगाल के को दो भागों में विभाजित करेंगे। लेकिन इन्होंने जो मैंने बताया कि ये रिएक्शनरी पॉलिसीज में से आता है, तो कर्जन ने डिसाइडेड किया कि हम जो हिंदू मेजोरिटी एरिया है उसको अलग कर देंगे और मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को अलग कर देंगे। ये एक तरह से इनका था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राजनीति करो। तो ये जो कूटनीति अपनाते थे वो था फूट डालो और राजनीति करो, यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो है इन समुदाय को आपस में लड़ाने की जो एक वो थी टेक्निक इन्होंने यूज की थी कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को हिंदू मेजोरिटी एरिया से अलग कर रहे हैं,
क्योंकि बंगाल को हमसे रूल नहीं किया जा रहा है। बंगाल बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, इसलिए हम बंगाल को रूल नहीं कर सकते विभाजन के बिना। तो बंगाल का विभाजन आया 1905 में। जो लॉर्ड कर्जन की सबसे रिएक्शनरी पॉलिसी थी बंगाल का विभाजन, वो आया 1905 में। और 1905 में ही क्या स्टार्ट हो गया? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कैलकाटा के टाउन हॉल से ये 1905 में स्टार्ट हो गया, टाउन हॉल। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया और स्वदेशी आंदोलन में जो है ब्रिटिश कपड़े थे, ब्रिटिश जो चीजें थी, उन सब की चिता जलाई जा रही थी। यानी कि ब्रिटिश कपड़े का एक तरह से कैसे कह सकते हैं कि बायकॉट हो रहा था। और इस बायकॉट में स्कूल से के बच्चों से लेकर के जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। स्वदेशी आंदोलन का जो है आह्वान किया था मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर कि बंगाल का विभाजन हम नहीं होने देंगे। और बहुत ही लार्ज स्केल पर इसमें बॉयकॉटिंग हुई। बॉयकॉटिंग जैसे कि जो मैनचेस्टर का कपड़ा है, लिवरपूल के जो सॉल्ट है, वो सारी चीजें जो है उनकी चिता जलाई जा रही थी, उनका यूज नहीं किया जा रहा था। और स्वदेशी चीजों पर जोर दिया जा रहा था कि अपने जो देश की चीजें हैं उनको यूज किया जाए, उन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स की जितनी भी चीज है यहाँ पर, उन सबका बायकॉट किया जाए, बहिष्कार किया जाए। तो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ और स्वदेशी मूवमेंट जो है पूरे बंगाल में फैल गया बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। और इस बंगाल के विभाजन में हमें हिंदू मुस्लिम एकता जो है इस कदर देखने को मिली कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, इन्होंने आपस में एक दूसरे को राखी बांधी और कहा कि जो बांग्लादेश में जो अभी फिलहाल में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, ये गाया गया और ये उस समय लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो अमार सोनार बांग्ला जो है ये उस समय गाया गया था, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। तो अमार सोनार बांग्ला जो है ये वहां पर गाया गया और ये लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा है और ये प्रेजेंट डे में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो है अमार सोनार बांग्ला। और ये उस समय जो है उन सब ने गाया, हिंदू और मुस्लिम जो एक तरह की एकता, जो यूनिटी फैक्टर देखने को मिला, वो यहाँ पर हमें बंगाल के विभाजन में देखने को मिला। और उस समय बंगाल के विभाजन के विरुद्ध इतना बढ़ चढ़कर एक आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से 1911 में, आपको ये डेट भी याद रखनी है, बंगाल का विभाजन इन्होंने 1905 में पारित कराया था और फिर 1911 में ये इन्हें वापस लेना पड़ा। तो बंगाल का विभाजन जो है वो वापस लिया 1911 में। लेकिन उसमें इन्होंने बेसिकली विभाजन नहीं किया, लेकिन असम को एक अलग प्रोविंस ही बना दिया था। यानी कि जो असम है उसको एक अलग राज्य प्रांत बना दिया था और बाकी सब सेम था। और बाद में जो पार्टीशन होगा दैट इज पाकिस्तान के लिए, तो बाद में बांग्लादेश फिर से पार्टीशन हो जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान ये बन जाएगा। तो ये था अबाउट जो कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसी थी 1905 में, बंगाल का विभाजन। और बंगाल के विभाजन में जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसमें भी एक फैक्टर रहा जो कि इसका विभाजन नहीं होने दिया। और इसमें स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है ये पहली स्टेज थी, पहला मास मूवमेंट था। मास मूवमेंट मतलब जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें एक पर्सन ने नहीं,
ग्रुप ऑफ पर्सन ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है एक तरह से सफल रहा, क्योंकि 1911 में बंगाल का विभाजन अन्यूल कर दिया गया था, यानी कि वापस ले लिया गया था। तो इसमें अब हमें नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है वो पढ़नी है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो आया 1909 में। तो कांग्रेस का स्थापना हो गई 1885 में। संस्थापक थे एओ ह्यूम। इसमें एक थ्योरी भी दी गई है जिस थ्योरी को आपको याद रखना है, जिसका नाम था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है इसको आपको याद रखना है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है क्या? तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के पास आप लिख लीजिए लाला, ये दी थी लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में आपको याद रखना है। और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बेसिकली लाला लाजपत राय के अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये एक सेफ्टी वॉल्व है ब्रिटिशर्स के लिए। सेफ्टी वॉल्व मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स को जो भी आंदोलन है उनसे बचाने के लिए, जो कि विद्रोह होगा वो कांग्रेस अपने हिसाब से रोक देगी और ब्रिटिशर्स तक वो विद्रोह नहीं पहुंच पाएगा। इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि ब्रिटिशर्स की कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेस को बनाना, आईएनसी को फॉर्मेशन करना। फिर इसमें एक और थ्योरी है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। तो इसमें अलग अलग थ्योरी, जिसमें सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का नाम आपको याद रखना है, ये लाला लाजपत राय ने दी थी। और इसमें इन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वॉल्व है ब्रिटिशर्स के लिए, सो दैट कि वो बाकी जो मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं कंट्री में, उनसे बचा जा सके। तो ये तो बात हुई थ्योरी की। अब बात आती है कि कांग्रेस में ये जो नरम दल है और गरम दल है इनकी आपस में नहीं बन रही थी और अल्टीमेटली सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, कांग्रेस दो टुकड़ों में बट जाएगी। तो सूरत स्प्लिट कब हुआ या सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ है, तो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ है बेसिकली, इसको ना डेट याद रखनी है क्योंकि पूछा जाता है कांग्रेस स्प्लिट। तो ये हुआ था 1907 में। 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था। तो किस बात पर विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में? तो बेसिकली जो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, ये सब चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो बंगाल के बाहर भी होना चाहिए, बंगाल के बाहर भी लोगों को पता चलना चाहिए कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं और इसमें अदर जो लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेट, जो एक तरह से पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भी बनने चाहिए, वो भी इस मूवमेंट में हिस्सा लें। लेकिन जो नरम दल के नेता थे इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बंगाल के बाहर इस मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ये मूवमेंट बंगाल के अंदर ही रहना चाहिए। फिर इसमें जो मेन बात थी जिसमें सूरत स्प्लिट हो गया वो था कि कुछ लोग बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे प्रेसिडेंट कांग्रेस का, लेकिन जो मेजोरिटी थी और जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनाया जाए कांग्रेस का। और इसी बात पर सूरत स्प्लिट हो गया है, यानी कि कांग्रेस अब दो भागों में विभाजित हो गई, जिसमें कि ये प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट इनका नरम दल वालों का जारी रहेगा और गरम दल जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ये सब अपनी एक अलग लीग बना लेंगे। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक बनाएंगे स्वराज लीग या फिर होम रूल लीग। तो ये होम रूल लीग बना लेंगे और उसमें आगे किस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ेंगे और फिर उसमें गांधी जी एंटर करेंगे मूवमेंट में। तो ये जो है इसका डिस्कशन हम कल के लिए रख लेते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस रहेगा, सूरत स्प्लिट हो गया और सूरत स्प्लिट के बाद एक एक्ट आया जिसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम था मॉर्ले मिंटो एक्ट। मॉर्ले मिंटो एक्ट। तो इस एक्ट का नाम आपको याद रखना है, सबसे पहले डेट याद रखनी है 1909। 1909 में आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सुधार
मोर्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म। तो मोर्ले मिंटो सुधार जो है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं, और इसमें इन्होंने बात की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसकी जो कहानी है उसमें आपको याद रखना है कि 1906 में एक संस्था बनी थी, कांग्रेस के काउंटर के लिए तो नहीं बनी थी, वो मुस्लिम्स जो है इनकी ग्रीवांसेस को उठाने के लिए, इनकी आवाज उठाने के लिए बनी थी, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स इसे यूज करेंगे एज एंटी कांग्रेस लीग। तो ये क्या, कौन सी लीग बनी थी? मुस्लिम लीग, जिसके नेता आगे चल के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ये पहले तो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर के अपनी डिमांड रखेंगे, लेकिन बाद में इनको भी सत्ता का लालच हो जाएगा और ये पाकिस्तान की डिमांड करने लगेंगे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और ये आपको याद रखना है कि इससे हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म का क्या लेना देना है। तो इसका जो अध्यक्ष था वो यहाँ के जनरल से मिला था और उसने डिमांड की थी जो मुस्लिम्स है उनको इलेक्टोरेट जो है उसमें सेपरेट एक तरह से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कुछ सीट ऐसे मिलनी चाहिए जिसपे सिर्फ मुस्लिम ही कंटेस्ट कर सके। तो बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि अलग इलेक्टोरेट मिला जाए। अलग इलेक्टोरेट का मतलब है कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा उसको केवल मुस्लिम ही वोट कर पाएंगे। अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में इन्होंने दे दिया, और यहीं से फूट डालो और राजनीति करो की शुरुआत हो गई थी। और इसके बाद जो है इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जो वजह से फिर 1919 में एक एक्ट आया, और जिसको हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। उसमें फिर सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ा करके सिख्स को दे दिया, फिर क्रिश्चियंस को भी दे दिया, फिर एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया, और ऐसे करके इन्होंने सभी सेक्शन को खुश करने की कोशिश की और जो है इनको एलिनिएट करने की कोशिश की कांग्रेस के, सो दैट के कांग्रेस का साथ ना दे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। लेकिन स्टिल जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है ये मिलकर के साथ काम करेंगे कुछ वर्षों तक, टिल 1930 और 40 में भयंकर जो है दंगे होंगे, और उसके बाद हम पार्टीशन की तरफ रुख करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए आपने जाना कि कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी 1985 में, पहला सेशन कब हुआ था, कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज में बंगाल के विभाजन के बारे में आपने पढ़ा, और आपने जाना कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों आया था, इसका पर्पस क्या था, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ये दिया गया, तो ये इसका मतलब क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ, और हिस्ट्री में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसमें पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक की होम रूल के बारे में, और फिर गांधी जी कैसे इस सारे सीन में एंटर किए, और उसके बाद गांधी जी ने एक नया जो है नई दिशा दे दी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को, और अल्टीमेटली आजादी भी हमें वही दिलाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड सब्सक्राइब, share and comment to TFC, and stay blessed and have a nice day.